आपके फेवरेट शो मानो राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनु राजस्थान सेना। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ में सेना ने के 4 जवान शहीद हो गए हैं। एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ चल रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस इलाके की, जहां पर इस वक्त लगातार सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। आतंकियों के साथ कल भी मुठभेड़ हुई थी कुपवाड़ा में, और आज डोडा में मुठभेड़ हुई है, जहां पर सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतिफ लोन हमारे संवाददाता इस खबर पर डोडा से जुड़ गए हैं। आतिफ, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्या जानकारी? जी मानो, देखिए ये इनकाउंटर जो है कल देर रात 8 बजे के करीब जिला डोडा के देसा लाल द्रमन के जंगलों में शुरू हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल्टन की छुपे होने की खबर मिलने के बाद पूरे एरिया को कार्डन में लिया था। लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ती है तो मिल्टन की तरफ से वहां पर एम्बुश लगा हुआ था, और एम्बुश के दौरान जो है सेना के बताया जा रहा कि एक आर्मी ऑफिसर और 3 सिक्योरिटी फोर्सेस जवान जो है इसमें शहीद हुए हैं, और जबकि एक आधा दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इस इनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। हालांकि ये फायरिंग जो है कल कुछ देर तक चली, लेकिन उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो रुकी। और अभी तक अगर देखा जो अपडेट है इस एरिया को, जो लाल द्रमन देसा का जो जंगल है, जिस जंगल में छुपे हुए थे, इस एरिया को पूरी तरह से कार्डन में लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और क्या जानकारी मिल पा रही है कितने ये आतंकी होंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए ये 3 आतंकवादी जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसी 9 जुलाई को लाल द्रमन के जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, लेकिन रात के समय का फायदा उठाने के बाद आतंकी मौके से फरार हुए थे। और उसके बाद इन जंगलों में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी था, और कल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जब सेना आगे बढ़ती है तो एम्बुश वहां पर लगाया गया था मिलिटेंट के द्वारा, जिसमें सेना का एक ऑफिसर और 3 जवान जो है बताया जा रहा है इस इनकाउंटर में शहीद हुए हैं, और आधा दर्जन से ज्यादा इसमें सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है आतिफ, ये भी बताएं। और ये डोडा हाईवे जो है, क्या ये पहले भी यहाँ पर इस तरह के आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है? किस तरीके के इलाके से माना जाता है? ये देखिए बिल्कुल, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसे मिलिटेंसी फ्री जोन करार दिया गया था 2 साल पहले, लेकिन इस साल की अगर हम बात करेंगे, लगातार इससे पहले जो है जिला डोडा के कोटा छत्रगला में पहला इनकाउंटर हुआ था, लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के 5 जवान शहीद हुए थे और एक एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, ये माफ कीजिएगा 5 जवान जो है वो घायल हुए थे, जबकि एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद जो है जिला डोडा के ही कोटा टॉप में वहां पर भी आतंकियों की तरफ से हमला हुआ, जिसमें एक जम्मू कश्मीर एसओजी जवान जख्मी हुआ था। हालांकि उसके बाद इसी एरिया में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई, इनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकी को वहां पर ढेर कर दिया था। और उसके बाद लगातार इन जंगलों में, डोडा के अलग अलग जंगल में जो है सर्च ऑपरेशन जारी था, और ये इनपुट आ रहे थे कि और भी यहाँ पर मिलिटेंट जो है, फॉरेन टेररिस्ट जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं। और कुछ 9 जुलाई को मैं आपको बता दूं कि 9 जुलाई को इन्हीं जंगलों में आप बता रहे जंगल का इलाका है, तो जाहिर तौर पर ये एक मुफीद जगह होगी आतंकियों के छिपे होने की। जी बिल्कुल, ये जंगल जो है काफी घने जंगल है। यहाँ अगर देखा जाए जो सामने की विजिबिलिटी काफी मुश्किल होती है, क्योंकि हर एक फीट के दायरे में आपको काफी बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, जिसकी वजह से आगे जो सामने की जो विजिबिलिटी है वो सिक्योरिटी फोर्स को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। कितनी देर से मुठभेड़ चल रही है आतिफ? शुक्रिया आतिफ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में। आगे आपको अपडेट्स इस खबर पर देंगे, लेकिन कोटा से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर 1 करोड़ का डोडा चूरा बरामद किया गया है। एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। नारकोटिक्स विभाग ने कोटा जयपुर हाईवे पर एक्शन लिया है। ट्रक में रखे 24 कट्टों में 634 किलोग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था। टाइल्स की आड़ में
डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। 1 करोड़ का डोडा चूरा बरामद किया गया है, साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। नारकोटिक्स विभाग ने कोटा जयपुर हाईवे पर यह एक्शन लिया, जहां पर ट्रक में रखे 24 कट्टों में 634 किलोग्राम डोडा चूरा जो भरा हुआ था उसे जब्त किया गया। आपको बता दें कि टाइल्स की आड़ में डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी, जिसकी आखिरकार अब पुलिस ने पोल खोलते हुए बरामदगी कर दी है। तो नशे के सौदागरों पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा के डोडा चूरा की जब्ती यहां पर हुई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 लोग घायल हुए हैं। पनवेल के अलग अलग अस्पतालों में घायलों का इलाज चल रहा है। बस में सवार सभी यात्री श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। देर रात 1 बजे यह हादसा हुआ। तस्वीरें भी हादसे की आपके सामने हैं। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जहां पर सड़क हादसा देर रात को हुआ है। बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 5 लोगों की मौत। वाहनों को अब क्रेन के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। पनवेल के अलग अलग अस्पतालों में अब इन 50 घायलों को इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि बस में जितने भी यात्री थे वो सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। देर रात करीब 1 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। बस को क्रेन के जरिए से सीधा किया गया है। जयपुर के रेनवाल से भी सड़क हादसे की खबर है, जहां पर ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 6 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। खाटू श्याम जी के दर्शन कर एमपी लौट रहा था परिवार कार सवार। इस दौरान यह हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। यही वही ट्रक जिसके साथ कार की भिड़ंत हुई। कार के देखिए आप किस तरह से आगे का पोर्शन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। रेनवाल जोबनेर ये सड़क मार्ग जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। 6 महिलाएं समेत 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा का दौर जारी है। आज की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। शून्यकाल की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की रणनीति पर सवाल उठाते दिखे, तो गोविंद सिंह डोटासरा और जोगाराम पटेल के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजस्थान विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं जारी है। सत्ता पक्ष जहां बचाव की मुद्रा में है, वहीं विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सोमवार को शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होते ही टीकाराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया और सरकार पर कांग्रेस विधायकों की अनदेखी का आरोप लगा दिया। बजट घोषणा हमारे समय में होती रही और ये विधायकों का अधिकार रहा कि विधायक अपने क्षेत्र के अंदर संबंधित प्रस्ताव दे और उस पर पीडब्ल्यूडी उस क्षेत्र की सड़कें बनाएं और ये बनती आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, मुझे कहते हुए खेद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया है जिसमें ये इंगित किया गया है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे इन सड़कों के प्रस्ताव लिए जाएं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधानसभा के सबसे प्रथम विधायक होता है और ज्यादातर जगह पे ऐसा नजर में आया है कि जो लोग बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और वो लोग चुनाव हार गए, जनता ने जिनको नकार दिया उनसे प्रस्ताव लेकर यहां पे भेजे गए और स्वीकृत किए गए।
में से 5 भी दोबारा नहीं। हंगामा मंत्री मदन दिलावर के उस बयान पर भी हुआ जिसमें उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की तैयारी करने को कहा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसदों ने खड़े होकर अपने गुस्से का इजहार किया। जेल की तैयारी करो गोविंद सिंह डोटासरा जी, जेल की तैयारी करो, जेल की। दोनों बैठिए, डोटासरा जी और अन्य मंत्री दोनों बैठिए। ठीक है, बैठिए। अगर जेल जाने के बाद आप आपके कोई सुप्रीम पावर है क्या मंत्री? कानून से ऊपर है क्या मंत्री? जो मर्जी कहेगा। ऐसे कैसे कह रहा है? बैठिए। ऐसे कैसे कह रहा है? ऐसे कैसे कह रहा है? ये बेलगाम और जो मर्जी जो बोल रहे हो गया। अब आप बैठिए। किसी नहीं बना भाई साहब, मैं तो जो है हकीकत वो रखूंगा। मैं तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने बजट की कॉपी पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बजट में डबल इंजन लिखने को किसने कहा। के साथ डोटासरा ने कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा। ये जो बजट है ना, इसमें किसने कहा था? हमने कहा था कि डबल इंजन लिख दो। जब डबल इंजन लिख दिया और हमको चौबल इंजन नजर आ रहा है, तो हम तो राजस्थान की जनता कहती है वो बात सदन में रख रहे हैं। आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आपको तो 4 इंजन बना दिए, चारों 4 दिशा में खींच रहे हैं। इंजन बैठने वाला है, धू धू कर रहा है, और आप चारों दिशाओं में खींचे हुए हो। कोई काम आपका होने वाला नहीं है। ये इंजन भी एक तो इलेक्ट्रिक का है। अरे माननीय मंत्री की रामबाग गोल्फ क्लब हेतु सदस्यता। विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रामबाग गोल्फ क्लब की अनियमितताओं की जांच के लिए एसओजी जांच का ऐलान किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी करने की भी बात कही। मंत्री खर्रा का जवाब सुनकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी तारीफ कर दी। आप बताइए कि मंत्री इतना अच्छा जवाब दे रहा है और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सुन ही नहीं रहे कोई। दरअसल बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने रामबाग गोल्फ क्लब के कथित भ्रष्टाचार में हुए मामले पर सोमवार को विधानसभा में सवाल पूछा था। से कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। बजट पर बहस के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने जहां बजट की खामियां गिनाई, वहीं रामबाग गोल्फ क्लब और पोलो क्लब अतिक्रमण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। जब हमने इस पर कब्जा किया तो वहां पर पोलो भी चल रही था, पोलो का गेम भी चल रहा था और गोल्फ भी चल रहा था। अब उस खेल को हम छीन तो सकते नहीं थे, लेकिन हमने मीटिंग करके बाकायदा ये फैसला कर दिया। वो जेडीए वालों को, उनको गोल्फ वालों को भी बुलाया और पोलो वालों को भी बुलाया और बुला करके उनसे सहमति ले ली इस बात की कि साहब ये सारी जमीन जो है वो जेडीए की रहेगी और पोलो क्लब भी जो है जेडीए पोलो क्लब के नाम से चलेगा और गोल्फ क्लब भी जो है जो जयपुर जेडीए गोल्फ क्लब के नाम से चलेगा और इसका सेक्रेटरी जो है वो प्रेसिडेंट रहेगा, यूडीएच सेक्रेटरी जो है इसका प्रेसिडेंट रहेगा। विधानसभा में अभी बजट पर चर्चा आने वाले दिनों में भी जारी है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने महाराज की सियासत पर विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कल
उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने महाराष्ट्र की सियासत पर विवादास्पद बयान दिया है, जिसके बाद राजनीति और तेज हो गई है। हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। शंकराचार्य के बयान के बाद शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने पलटवार किया और शंकराचार्य को धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा करार दिया। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य से पूछा कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने वालों को क्या कहेंगे। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से 2022 में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। बाद में शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर, तौकीर रजा का सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान किया है। 21 जुलाई को 5 जोड़ों का निकाह भी होगा, ये कहते हुए तौकीर रजा नजर आए हैं। तौकीर रजा ने प्रशासन से अनुमति मांगी है। तौकीर रजा पर अब कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। पंडित सुशील कुमार पाठक ने तौकीर रजा पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि तौकीर रजा के ऐलान पर विवाद छिड़ गया है। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। कहा कि 23 लड़के लड़की सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे। 21 जुलाई को 5 जोड़ों का निकाह भी होगा। तौकीर रजा के इस ऐलान पर अब बवाल मच गया है। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने बकायदा प्रशासन से इसको लेकर अनुमति मांगी। कार्रवाई की मांग अब पंडित सुशील कुमार ने तौकीर रजा के खिलाफ की है। जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के वाशिम वाले घर पर कल पुलिस पहुंची थी। बताया गया है कि पूजा खेड़कर ने वाशिम कलेक्टर से इजाजत देकर पुलिस को कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया था। पूजा से मिलने के बाद पुलिस वापस लौट आई। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि पूजा ने पुलिस को क्या जानकारी दी। विवादों में आने के बाद पूजा खेड़कर का पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अपनी डिमांड और कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ पूजा खेड़कर बल्कि उनके माता पिता तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे पुलिस की 2 टीमें मामले की जाँच कर रही है। एक टीम पूजा खेड़कर के माता पिता की तलाश कर रही है। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय। पुलिस की दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेड़कर की दिव्यांगता के सर्टिफिकेट की जांच में जुटी है, जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं, उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है। उधर केंद्र सरकार पहले ही पूजा खेड़कर के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है।
यूपी में शिक्षक संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। चित्रकूट, वाराणसी, इटावा में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं आगरा में डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ 109 शिक्षकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। टीचरों की मांग है कि ऑनलाइन हाजिरी का फैसला वापस लिया जाए। और अब बात मानसून की करते हैं। देश के अधिकतम यानी कि ज्यादातर राज्यों में मानसून एक्टिव हो चुका है, जिसका अंदाज आपको देखने को मिला है, अंजाम भी देखने को मिला है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान जैसे कई राज्यों में कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं, तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बरसात से जल जमाव हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है, तो वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में है। मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी है और इस बारिश का अंजाम ये रहा है कि देश के कई जिलों में बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। इस बीच मॉनसून से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बड़ी चेतावनी दी है। देश में 10 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी तट से सटे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं राजस्थान, तेलंगाना, यूपी और मध्य प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया है। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर गया और हड़कंप मच गया। थोड़ी सी बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे हुए नजर आए। बारिश का पानी डॉक्टरों के केबिन तक जा घुसा। कोटपुतली से भी भारी बारिश की जानकारी मिल रही है। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण में जोरदार बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। सड़कों पर लबालब बारिश का पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को आने जाने में खास तौर पर दिक्कतें आई। आप देखिए किस तरीके से 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर भरा हुआ नजर आ रहा है। ये थोड़ी देर की बारिश का नजारा है। बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। घर में धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। घर के अंदर छत विछत हालत में शव मिला है। इलाके में सनसनी फैल गई है। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल की घटना इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या की जानकारी मिल रही है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई। घर में धारदार हथियार से हमला कर यह हत्या की गई। घर के अंदर ही छत-विछत हालत में शव मिला है। इलाके में जाहिर तौर पर सनसनी और कई सवाल यहां पर कानून व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल की एक घटना है। बड़ी खबर मुकेश सहनी के पिता से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष है मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता की हत्या की जानकारी मिल रही है। जीतन सहनी, जो कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता है, उनकी हत्या कर दी गई। घर में धारदार हथियार से हमला कर यह हत्या की गई है। घर के अंदर ही छत विछत हालत में उनका शव मिला और खुद ये यहाँ पर बिहार की पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी की। बिरौल थाना क्षेत्र है ये, जहां पर सुपौल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मुकेश सहनी
के पिता की हत्या हो गई है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। और यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आगे देखिए आपका फेवरेट शो गोरबर।